ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े तेज गेंदबाज थे जेफ थॉमसन और डेनिस लिली। 70 के दशक में बल्लेबाजों पर उनका काफ़ी दबदबा था। एक एशेज में उनकी जोड़ी ने अंग्रेजी बैट्समैन और उनके लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत कही थी, एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट। अगर थॉमसन कामयाब नहीं होते हैं तो लिली ज़रूर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ राजीव घाई ने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हुए यह उदाहरण दिया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। इसमें इतने सारे लेयर हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर कोई न कोई लेयर दुश्मनों के मिसाइल या ड्रोन्स को मार गिराएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आज लगातार दूसरे दिन प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें भारतीय सेना के द्वारा कुछ और वीडियो सार्वजनिक किए गए। इस प्रेस ब्रीफिंग में रामधारी सिंह दिनकर और तुलसीदास की पंक्तियां भी छाई रहीं। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से फिर से स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो भारत कई गुना ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। आज का दिन विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह से भी चर्चा में बना रहा। इसके अलावा अमेरिका और चीन के ट्रेड डील पर भी लोगों की नज़र रही। दोनों देशों के बीच लंबी बैठक के बाद आखिरकार टैरिफ के मुद्दे पर रास्ता निकाला गया। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव का दैनिक समाचार बुलेटिन खबर समाचार। आज 12 मई को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घाई, एयर मार्शल ए.के. भारती और नेवी की तरफ से वाइस एडमिरल एन प्रमोद शामिल रहे। ब्रीफिंग की शुरुआत एक वीडियो चलाकर किया गया। वीडियो में एक म्यूजिक भी था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां भी। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इन पंक्तियों के साथ वीडियो में ये दिखाया गया कि कैसे इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। वीडियो के अंत में लिखा था, द स्काई रिमेन्स आर्स विद इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस। पहले आप यह वीडियो देखिए। नाश मनुज पर छाता है। एयर मार्शल ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान की मिलिट्री या उनके लोगों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों से है। लेकिन वहां की मिलिट्री ने आतंकवादियों का साथ देते हुए हमारी आर्मी और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। इसमें एयर फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के एसेट्स हैं। हमने इसके जरिए ये सुनिश्चित किया कि कम से कम नुकसान हो। एयर मार्शल ने IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में काम कर रहे प्रोफेशनल्स की भी तारीफ की। एयर मार्शल ने बताया कि पुराने बैटल्स में इस्तेमाल किए गए ओल्ड जनरेशन डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के नए तकनीकी मिसाइल्स को बर्बाद करने में सफल रहे। एयर मार्शल ने बताया कि सैम S-400 और आकाश ने सुनिश्चित किया कि सीमा पार से कोई भी मिसाइल हमें नुकसान न पहुंचा सके। The numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System or the IACCS of the Indian Air Force, which accords us
the net-centric operational capability which is vital to modern days war fighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. एयरफोर्स की तरफ से वीडियो दिखाए गए जिसमें कई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और रॉकेट के अवशेष पड़े थे, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इसमें चीनी और तुर्किश ओरिजिन के भी मिसाइल्स थे। इसके बाद नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस की तबाही के वीडियोस भी जारी किए गए। इसके बाद डीजीएमओ राजीव घाई ने कमान संभाली। उन्होंने बताया कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के कई एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड के सामने वो कहीं नहीं टिक पाए। उन्होंने फोटो भी जारी की कि एलओसी से लेकर एयरफील्ड्स तक भारत के पास किस तरह का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि अब हम 2024 में जम्मू विशेष पहले से ही कर ली थी। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। इसके बाद उन्होंने कोहली के रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए उन्हें अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया। फिर क्रिकेट का एक उदाहरण देते हुए इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना 70 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स जेम्स थॉमसन और डेनिस लिली से कर दी। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज़ गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। मगर सबसे इंटरेस्टिंग रहा जब एक पत्रकार ने एयर मार्शल से सवाल पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ दी। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।
तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद शिमला एग्रीमेंट काफ़ी चर्चा में है। विपक्ष लगातार इस बात पर सवाल उठा रहा है कि भारत ने तीसरे देश को मध्यस्थता का मौका क्यों दिया, जबकि यह तय है कि आतंकवाद या कश्मीर के मसले पर सिर्फ बायलैटरल टॉक्स ही हो सकते हैं। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं विपक्ष की ओर से अपील करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिससे कि पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा हो सके। चूंकि ऊपर हमने विराट कोहली का नाम ले लिया है, तो आज पूरे दिन वही छाए रहे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक दुख भरा दिन कह सकते हैं। विराट के चाहने वाले अब उन्हें सफ़ेद जर्सी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू पहनने के बाद से अब 14 साल हो गए हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे ऐसी यात्रा पर ले जाएगा। इसने मुझे परखा, मुझे गढ़ा और मुझे ऐसे सबक सिखाए जो मैं जीवन भर अपने साथ रखूँगा। सफ़ेद जर्सी में खेलने की फीलिंग बहुत गहरी और व्यक्तिगत है। खामोश मेहनत, लंबे दिन और वो छोटे छोटे पल जो कोई नहीं देखता, लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस प्रारूप से अलविदा ले रहा हूँ, यह आसान नहीं है, लेकिन यह सही लगता है। मैंने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया और इसने मुझे उससे कहीं ज़्यादा वापस दिया जितना मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मैं कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इस खेल के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने मैदान साझा किया, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस सफ़र में महत्व दिया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कान के साथ याद करूंगा। इससे कुछ दिन पहले ही विराट ने बीसीसीआई को अपने इस फैसले से अवगत कराया था। इस पर बीसीसीआई ने उन्हें इस फैसले पर विचार करने को कहा था। उनके इस फैसले के बाद बोर्ड के अधिकारी ने उनसे बात भी की थी, लेकिन विराट अपने इस फैसले पर कायम रहे। विराट कोहली ने कुल 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 शतक, 31 अर्धशतक और 7 दोहरे शतक के साथ कुल 9230 रन बनाए हैं। अपने इस टेस्ट क्रिकेट करियर के दौरान वो 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। अगली खबर अमेरिका और चीन से है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बैठक के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अब पटरी पर लौटने जा रही है। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका चीन के ऊपर से टैरिफ को 80% तक घटाने पर विचार कर रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए इस बैठक में यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन को लीड किया। वहीं चीन की तरफ से वाइस प्रीमियर ही लिफेंग ने बैठक में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने इस बैठक को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक बताया, लेकिन इस बैठक के बाद नेगोशिएशन में निकल कर आई चीज़ों को अभी पब्लिक नहीं किया गया है। मौजूदा समय में अमेरिका चीन के उत्पादों पर 145% और चीन अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ लगाता है। और अंत में रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी दिया है। भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद आज पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस मामले में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी
उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। जाते जाते मैं डेनिस लिली की कुछ पंक्तियां पढ़ जाता हूं। अपनी तेज गेंदबाजी पर लिली ने कहा था, आई हैव नेवर हैड एनी कॉम्स ओवर द मैटर एंड आई हैव नेवर लॉस्ट अ मोमेंट स्लीप बिकॉज ऑफ इट। यानी कि मुझे इस मामले को लेकर कभी कोई संकोच नहीं हुआ और इसके कारण मैंने एक पल की भी नींद नहीं खोई। वहीं थॉमसन ने कहा था कि आई वुड रैदर हिट देम दैन गेट देम आउट। मैं उन्हें मारना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं उन्हें आउट करूं। तो ये था दिन भर का घटनाक्रम। इन खबरों को लिखने में हमारा साथ दिया हेमंत ने। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अभिषेक और सर्वेश। कल की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।